आज चाइना हमें आंखें दिखा रहा है। आज इनडायरेक्टली हमें फोर्स कर रहा है अपना काम करवाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी समय हमारी जीडीपी, मिलिट्री पावर चाइना से बहुत आगे थी? तो आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जिसकी वजह से चाइना आज हमसे इतना ज़्यादा डेवलप हो गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल एक्सप्लोरर्स में। और आज मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा कि वो कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से चाइना हमसे आज इतना ज़्यादा डेवलप है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उन्नीस सौ 50 में भारत एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी था, लेकिन चाइना इस समय बड़ी बुरी हालत में था। लेकिन जिस फैक्टर ने चाइना को इस हालत से बाहर निकाला वो था ये। चाइना ने इस समय अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना शुरू किया, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी भी डिवाइड होनी शुरू हुई। सोसाइटी में उसकी इकोनॉमी हर सेक्टर के पास पहुंची, हर क्लास के पास पहुंची, और इसकी वजह से जो लाखों अनएम्प्लॉयड लोग वहां पे थे उनको एम्प्लॉयमेंट भी बहुत मिला। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें इंडिया की, तो हम आज भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। चाइना पहले से ही इस पे फोकस करता आ रहा है और आज भी वो इस पे ही फोकस कर रहा है। एक अनुमान के हिसाब से चाइना रोजाना एक बिल्डिंग बनाकर तैयार कर देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करने के चाइना को काफी ज्यादा फायदे हुए, जिसकी का सबसे बड़ा फायदा था कि वहां पर इकोनॉमी डिवाइड हुई और अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से चाइना आज एक इतनी बड़ी इकोनॉमी बन पाया और वर्ल्ड आज भी चाइना की सेक्टरल अप्रोच की तारीफ करता है। इस अप्रोच में चाइना ने अपने देश के हर एरिया को इंडस्ट्रीज के हिसाब से बांट दिया था। जैसे जिस एरिया में जितनी सस्ती लेबर जिस इंडस्ट्री के लिए मौजूद है, उस एरिया को वो इंडस्ट्रीज दे दी गई। वहां पर और दूसरी तरह की कोई भी इंडस्ट्रीज काम नहीं करेगी। जैसे टेक्सटाइल्स के लिए जो इंडस्ट्रीज अच्छी है, जो एरिया अच्छा है, उसको वो दे दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो एरिया अच्छा है उसको वो दे दिया गया, और भी काफी सारे, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी लेबर भी सस्ती हो गई। मैन पावर यहाँ पर काफी सस्ती थी यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले, और फॉरेन कंट्रीज इस फैक्टर की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा आकर्षित हुए। बड़ी बड़ी कंपनियों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, वो बड़े बड़े फ्यूचर प्लान्स तैयार किए, जिसकी वजह से चाइना आज एक स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है। वहीं इंडिया ने भी ये अप्रोच अपनाई, लेकिन दशकों बाद, और ये इतनी कामयाब इंडिया में नहीं हो पाई, क्योंकि जब इंडिया ने ये अप्रोच अपनाई तब यहाँ पर इतनी सस्ती लेबर नहीं थी और वर्ल्ड मार्केट में तो चाइना कब्जा कर ही चुका था। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू है, मतलब हर परिवार में सिर्फ एक बच्चा होगा, और इसको तोड़ने वाले पर चाइना काफी सख्त कार्रवाई भी करता है। ये पॉलिसी चाइना में 1979 से लागू है, जिसकी वजह से चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को काफी कंट्रोल में कर लिया है। और अगर कोई कंट्री अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करेगा तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो कंट्री की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। कंट्री की डेवलपमेंट जल्दी होगी तो वो डेवलप्ड जल्दी बनेगा। दूसरी तरफ अगर हमारा हाल देखें तो वो तो आप जानते ही हैं। हम अब तक भी ऐसा कोई पॉलिसी लागू नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बुरी तरह फैल गई है और हम आज भी एक डेवलपिंग कंट्री है। मॉडर्न वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को अगर सरवाइव करना है तो उसे अपनी डिपेंडेंट नॉन रिन्यूएबल सोर्स जैसे कोल, पेट्रोलियम से हटाकर रिन्यूएबल सोर्स जैसे सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी पर शिफ्ट करना होगा, जिसमें चाइना काफी कामयाब हो रहा है, जिसके कारण से वहां पोल्यूशन में भी काफी गिरावट आई है। इलेक्ट्रिक चीजों पे चाइना डिपेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ भारत आज भी बहुत ज्यादा रिन्यूएबल सोर्स पे डिपेंड है। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स आना अब शुरू हुई है और वो भी कोई ज़्यादा पॉपुलर नहीं है।
वहीं आप यूरोप देखें, अमेरिका देखें, तो वहां पर इलेक्ट्रिक कार्स बहुत ज्यादा दिनों से पॉपुलर है। शायद हमारे आजादी के टाइम से ही वहां पे इलेक्ट्रिक कार्स आना शुरू हो गई थी, लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक कार्स का कॉन्सेप्ट अब स्टार्ट हुआ है। अगर हमको एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमें अपनी अप्रोच रिन्यूएबल सोर्स पे ज्यादा बढ़ानी होगी, क्योंकि रिन्यूएबल सोर्स ही है फ्यूचर। नॉन रिन्यूएबल सोर्स 2050-2070 तक शायद खत्म हो जाएंगे और इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे बुरा पड़ सकता है अगर हमने अपनी अप्रोच शिफ्ट नहीं की तो। ये एक अकेला ऐसा फैक्टर है जो किसी भी देश की डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आखिर किस देश में किस तरह की सरकार है? जैसा कि आप जानते हैं, चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है। वहीं भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है। देखिए, डेमोक्रेसी में लोगों को फ्रीडम मिलती है, लेकिन पिछले 100 सालों में हमने ये देखा है कि जितना कम्युनिस्ट देश ग्रो करे हैं, उतना ज्यादा हमारे डेमोक्रेसी देश ग्रो नहीं कर पाए हैं। चाहे आप यूएसएसआर को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, भले ही यूएसएसआर का बाद में पतन हो गया, लेकिन जब तक वो था तब तक वो अपनी हाइट में सबसे ज्यादा डेवलप्ड नेशन उभरा था और वर्ल्ड की सुपर पावर था। देखिए, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है वो एक लंबा प्लान लेके चलती है। 50-50 साल के प्रोजेक्ट वो प्लान करके चलती है। वैसे ही चाइना ने भी 50-50 साल, 60-60 साल जितने लंबे लंबे प्रोजेक्ट अब भी प्लान कर रखे हैं। लेकिन आप एक डेमोक्रेसी देश है, हम एक डेमोक्रेसी देश है, हम 50-50 साल लंबे प्रोजेक्ट प्लान नहीं कर सकते हैं। हमारी सरकार को हर 5 साल में अपने आप को प्रूव करना होगा। अगर वो 50 साल की सोचेंगे तो उनकी गवर्नमेंट गिर जाएगी और जो अगली गवर्नमेंट आएगी वो उनका प्लान खारिज कर देगी, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इंडिया में काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है अगर हम रूलिंग पार्टी सिस्टम के हिसाब से देखें, और जहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है वहां पर फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी कम होती है। तो ज्यादातर कंट्री चाइना में इस वजह से इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी है एज कंपेयर टू इंडिया। लेकिन आखिरी में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि चाइना की अच्छी प्लानिंग और यंगस्टर्स की डेडिकेशन की वजह से ही आज वो इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच पाया है। हमें अपने दुश्मनों से भी सीखना चाहिए और आगे अच्छी प्लानिंग के साथ अपने देश को डेवलपमेंट की राह पर ले जाना। धन्यवाद दोस्तों, आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू।